वेलकम माय ऑल डियर फ्रेंड्स। इसरो के एनालिसिस पेपर को देखने के बाद हमारे पास कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनका प्रिपरेशन इसरो के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। यदि मैं उन सब्जेक्ट्स की बात करूं तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मटेरियल साइंस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थर्मोडायनामिक्स, मैन्युफैक्चरिंग साइंस और इसी तरीके से और भी कई सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनका प्रिपरेशन हम लोग करेंगे। आज हम लोगों का प्रिपरेशन में फर्स्ट डे है और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का बेसिक हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। एक बार मैं आप लोगों से इसके सिलेबस के बारे में बात कर लूं, आफ्टर दैट मैं आगे बढ़ूंगा। हेलो, वेलकम यू ऑल इन दिस कोर्स बेसिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. In this course we are learn some interesting and popular concept of engineering mechanics. इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो ये कोर्स है, इसमें जो चैप्टर्स हैं, जो यूनिट्स या फिर मॉड्यूल आप कह सकते हैं, जिसे हम लोग पढ़ेंगे, एक बार मैं उन सबके बारे में आप लोगों को बता दूं। इंट्रोडक्शन होगा हमारा मैकेनिक्स के साथ। आफ्टर दैट हम लोग एसआई यूनिट्स एंड वेक्टर्स को पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक फोर्स एंड सिस्टम ऑफ फोर्सेस। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फ्रिक्शन एंड लॉ ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट है हमारा लिफ्टिंग मशीन एंड सिस्टम ऑफ पुलीज। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज एंड इंट्रोडक्शन टू ट्रसेस। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन एंड एनालिसिस ऑफ बीम्स। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वर्चुअल वर्क एनर्जी रिलेशंस। नेक्स्ट चैप्टर है उसके बाद हम लोगों का प्रोजेक्टाइल्स, लॉ ऑफ मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। आफ्टर दैट एनालिसिस ऑफ स्प्रिंग और बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस से हम लोग इस चैप्टर का एंड करेंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको कंसीडर हमने नहीं किया है। इसमें सिर्फ वही कॉन्सेप्ट्स कंसीडर किए गए हैं जो इसरो के एग्जाम के प्रिपरेशन के हिसाब से बेस्ट है। यदि आपको इसमें कोई अलग से कोई टॉपिक ऐड करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए आइए हम लोग इंट्रोडक्शन से मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में हमें क्या करना है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। The subject of engineering mechanics is that branch of applied science which deals with the law and principles of mechanics along with their application to engineering problems. As a matter of fact, knowledge of engineering mechanics is very essential for engineer in planning, designing and construction of the various types of structure and machines. करंट सिनेरियो के बेसिस पे यदि हम लोग बात करें तो इंडस्ट्री पूरी तरह से मशीनाइज्ड हो गई है, मैकेनाइज्ड हो गई है। इंडस्ट्री में मैन पावर के जगह पे मशीन पावर का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। मैन पावर और मशीन पावर में डिफरेंस हमें इस चीज़ से मिलता है कि मैन पावर एक डिसीजन मेकर होता है, लेकिन मशीन पावर जो होता है आपका, वो आपको प्रोडक्शन देता है वेरी लेस टाइम में। मशीन पावर को यदि आप ब्रीफली समझना चाहते हैं तो फिर आप स्टडी कर सकते हैं हाइड्रोलिक पावर, न्यूमेटिक पावर,
इलेक्ट्रिकल पावर, विंड पावर, इन सभी चीज़ों को जब आप पढ़ेंगे, देखेंगे, तो फिर आपको समझ में आएगा कि जो हमारा मॉडर्न इंडस्ट्रीज है वो पूरी तरह से धीरे धीरे बेस्ड होते जा रहा है मशीन्स के पावर के बिहाफ पे। जो मैकेनिक्स हम लोग पढ़ते हैं या फिर जो मैकेनिक्स आज हम लोग शुरू किए हैं, ये एक इंजीनियर के लिए उतना ही इसेंशियल है जितना घर में खाना बनाने वालों के लिए नमक। जैसे नमक के बिना आपको खाना का टेस्ट नहीं आता है, बिल्कुल वैसे ही मैकेनिक्स के बिना आपको इंजीनियरिंग पूरी तरह से फंडामेंटल मैकेनिकल का आप क्लियर नहीं कर सकते। मैकेनिक्स पढ़ने के बाद हम लोग प्लानिंग, डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन के बारे में काफी सारा आइडिया डेवलप कर सकते हैं। In order to take up his job more skillfully, an engineer must pursue the study of engineering mechanics in a most systematic and scientific manner. एक इंजीनियर के लिए मैकेनिक्स को सिर्फ इस तरीके से नहीं पढ़ना चाहिए कि वो उसके सिलेबस का एक बुक है। यहाँ इस कोर्स में हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को एक इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव के व्यू से देखेंगे। पॉइंट्स जो भी आते जाएंगे हमारे पास, सभी पे हम लोग प्रैक्टिकल, विजुअल प्रैक्टिकल एनिमेशन यूज करके उसका चेक करते जाएंगे, देखते जाएंगे, ताकि जो मैकेनिक्स है आप उसको महसूस कर सकें। हमारे तरफ जो इन्वायरमेंट है, हमारे तरफ जो सब्जेक्ट्स हैं, हमारे चारों तरफ जो भी पार्टिकल्स हैं, मशीन्स हैं, ह्यूमन बॉडीज हैं, ट्रीज हैं, बिल्डिंग्स हैं, ये सभी के सभी मैकेनिक्स के फंडामेंटल लॉज पे ही बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक लैपटॉप है और इस लैपटॉप में की है। इस की को जब हम प्रेस करते हैं तो हम इसमें कोई इनपुट दे पाते हैं। हालांकि यहां पर देखा जाए तो ये एक कंप्यूटर साइंस का गैजेट है जिसे कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर्स प्रोग्राम करते हैं। लेकिन जब हम इसमें की बात करते हैं तो हम साफ साफ देख पाते हैं कि यहां पर प्रेशर का यूज हो रहा है, यहां पर एरिया का यूज हो रहा है, यहां पर फोर्स का यूज हो रहा है। तो ओवरऑल यदि हम मिला के देखें तो आपके इन्वायरमेंट में, आपके चारों तरफ जो भी एग्जिस्टिंग पार्टिकल है, जो भी एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट्स है, वो सभी का सभी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के फंडामेंटल लॉ को फॉलो करता है। यदि हम डिवीजन की बात करें कि डिवीजन मैकेनिक्स में कितने हैं, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग 2 डिवीजन देखेंगे। The subject of engineering mechanics may be divided into the following 2 main groups. First, statics, and second, dynamics. Now come to the first point, static mechanics. It is that branch of engineering mechanics which deals with the forces and their effects while acting upon the bodies at rest. स्टैटिक मैकेनिक्स का बात हम तब करते हैं जब बॉडी रेस्ट में है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ये एक मॉडेम है, इस मॉडेम पे मैं कोई फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन ये मॉडेम अभी स्टेशनरी कंडीशन में है। तो इस पे जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है,
इस फोर्स का जो एप्लीकेशन होगा, जो एनालिसिस होगा, जो स्टडी होगा, उसको हम स्टैटिक मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा डायनामिक्स। इट इज दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स विच डील्स विद द फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स while acting upon the bodies in motion. The subject of dynamics may be further subdivided into the following two branches. यदि हम डायनामिक्स मैकेनिक्स की बात करें तो डायनामिक्स का स्टडी उस पॉइंट पे होता है, उस सब्जेक्ट्स के लिए होता है जो सब्जेक्ट आपका मोशन में है। जब मोशन में कोई सब्जेक्ट हो, उस पे यदि उस समय आप किसी भी तरह का फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स का जो एनालिसिस, जो उस फोर्स का स्टडी होगा, वो डायनामिक्स मैकेनिक्स के अंदर आएगा। फर्दर यदि आगे हम बात करते हैं तो हमारे डायनामिक्स मैकेनिक्स टू पार्ट में कैटेगराइज्ड हो जाते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसमें काइनेटिक्स और दूसरा पार्ट है काइनेमेटिक्स। नाउ कम टू द फर्स्ट पॉइंट, काइनेटिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ डायनामिक्स which deals with the bodies in motion due to the application of forces. ध्यान दीजिए, it is the branch of dynamics which deals with the bodies in motion due to application of forces. इस ब्रांच में हम ऐसे बॉडीज का स्टडी करते हैं जो फोर्स के एप्लीकेशन के वजह से मोशन में है। नेक्स्ट है हमारा काइनेमेटिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ डायनामिक्स which deals with the bodies in motion without any reference to the forces which are responsible for the motion. ध्यान से सुनिए, it is that branch of dynamics which deals with the bodies in motion without any reference to the forces which are responsible for the motion. एक बॉडी है जो मोशन में है, लेकिन इनिशियल फोर्स जो उस पे अप्लाई किया गया था मोशन के लिए, उसे बंद कर दिया गया है। इस तरह का जो भी बॉडी है, जो सब्जेक्ट्स है, जब उसका एनालिसिस हम लोग करते हैं तो उसका एनालिसिस हम लोग काइनेमेटिक्स में करते हैं। आइए चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यदि हम एसआई यूनिट्स की बात करें, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करें, तो यहाँ पर आप साइड में अपने डेस्कटॉप पे देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल जो बेसिक क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स है वो जो है टोटल 7 है। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सबस्टांस और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। लेंथ का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है, वो मीटर होता है। लेंथ, इसको आप ऐसे समझिए कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का जो गैप होता है उसे हम लोग लेंथ बोलते हैं। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का जो गैप है उसे हम लोग लेंथ बोलते हैं। अब ये यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन किसी भी तरह का हो सकता है। तो इस लेंथ का जो भी क्वांटिटी होगा उसको मीटर में रिप्रेजेंट किया जाएगा और इसका जो सिंबल है वो स्मॉल m है। इसी तरीके से जो मास है उसका ऐसा यूनिट किलोग्राम है
और उसका जो सिंबल है वो केजी है। जो टाइम है उसका एसआई यूनिट सेकेंड है, और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग स्मॉल एस का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इसका एसआई यूनिट एम्पियर है, और सिंबल के लिए हम लोग ए यूज करते हैं। इसी तरीके से हमारा टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सबस्टांसेस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। आगे यदि हम लोग बात करें तो ये जो भी आप अभी देख रहे हैं ये फिक्स कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ये सब आप गूगल कर सकते हैं। हालांकि उस पर थोड़ा सा एक शॉर्ट नोट है जो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स हैज रेकमेंडेड a unified and systematically constituted system of fundamental and derived units for international use। आप जान गए होंगे कि जो 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स का हुआ था वो इसी चीज के लिए रिकमेंडेड था। आइए डेरिवेशन के लिए यदि हम बात करें कि यूनिट्स का डिराइव कैसे होता है, यूनिट कैसे, जो हमारे एसआई यूनिट है उसका यूज हम लोग कैसे करते हैं, या किसी दूसरे यूनिट को एसआई यूनिट के हेल्प से हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल डेंसिटी की यदि हम बात करें तो ये हो जाता है केजी पर मीटर। डेंसिटी हम जब भी बात करते हैं तो एक ऐसे ऑब्जेक्ट की बात करते हैं जो पॉइंटलेस ना हो। सपोज दैट यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है। इस बॉडी का कुछ लेंथ होगा, सपोज दैट इसका लेंथ L है। और इसका जो हाइट है वो h है, और जो इसका विड्थ होगा वो w है। यहां पर हमारे पास एक बॉडी है जिसका अपना एक मास है। इस तरीके के बॉडी का हम लोग डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं मास केजी पर मीटर। यदि फोर्स का बात करें तो उसका यूनिट हम लोग न्यूटन, और सिंबल के लिए हम लोग एन यूज करते हैं। ये इसी तरीके से है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वेक्टर क्वांटिटीज। आपने 11th में भी इस चीज को पढ़ा होगा कि वेक्टर उसे कहते हैं जिसके पास क्वांटिटी और डायरेक्शन, ये दोनों चीज जब अवेलेबल हो किसी वैल्यू के पास तो हम उसे वेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि 2 मीटर इन द ईस्ट, ये एक वेक्टर है। हमारे पास यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वांटिटी भी है और डायरेक्शन भी है। यदि हम डायरेक्शन की बात करें तो वो ईस्ट है, और क्वांटिटी की बात करें तो 2 मीटर है। द वेक्टर क्वांटिटीज और समटाइम्स नोन एज वेक्टर्स आर दोज quantities which have both magnitude
एंड डायरेक्शन। जिसके पास भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये दोनों ही चीज अवेलेबल है वो वेक्टर है। सच एज फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंड मोमेंटम, ये सभी चीजें इनके पास क्वांटिटीज, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये दोनों ही चीजें अवेलेबल होती है। फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लाइन है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट O और एंडिंग पॉइंट A है और ये लाइन हमारा P है। तो इसे वेक्टर में हम इंडिकेट करने के लिए OA और इस पे कैप लगाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं a vector is represented by directed line. It may be noted that the length OA represent the magnitude of vector, the direction of the vector is OA is from O to A. O इसमें आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये पॉइंट, और A है आपका एंड पॉइंट यानी ये पॉइंट। इट आल्सो नोन एज वेक्टर P। यूनिट वेक्टर का यदि हम बात करें तो ए वेक्टर whose magnitude is unity is known as unit vector. Equal vectors, the vectors which are parallel to each other and have same direction, that is same sense, and equal magnitude are known as equal vectors. नेक्स्ट है हमारा लाइक वेक्टर्स। द वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू द ईच अदर एंड हैव सेम सेंस बट अनइक्वल मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन सेम होने के साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड डिफरेंस होने के वजह से हम उसे लाइक वेक्टर कहते हैं। आइए अब हम लोग फोर्स से अपना इंट्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फोर्स एंड सिस्टम ऑफ फोर्सेस। द फोर्स इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द फील्ड ऑफ मैकेनिक्स which may be broadly defined as an agent which produce or tends to produce, destroy or tends to destroy motion. फोर्स मैकेनिक्स में वही रोल प्ले करता है जो एक कपल के बीच में एक एक्स्ट्रा बेस्ट फ्रेंड प्ले करता है। जहां कहीं भी आप देखते हैं कि दो कपल यदि अच्छे से खुशी खुशी रह रहा है और यदि उन दोनों के बीच में एनर्जी लेवल यदि बढ़ना शुरू हो गया है तो समझ जाना चाहिए कि इसमें किसी बेस्ट फ्रेंड का एंट्री हुआ है। यहां भी कुछ ऐसा ही है। फोर्स को हम एज ए एजेंट देखते हैं मैकेनिक्स में, जहां पर वो किसी बॉडी को डिस्ट्रॉय या फिर टेंस टू डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश करता है उसके मोशन के साथ।
जो भी उस बॉडी का मोशन है या तो वो उसे रोकेगा फोर्स, या नहीं तो वो उसे मोशन में लेके आएगा यदि वो स्टैटिक में है। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स की यदि हम लोग बात करें मैकेनिक्स में, ए फोर्स में प्रोड्यूस द फॉलोइंग इफेक्ट्स इन ए बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स। इसमें हमारे टोटल 4 पॉइंट्स हैं। इट में चेंज द मोशन ऑफ ए बॉडी, दैट इज इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट द फोर्स में सेट इट इन मोशन, एंड इफ द बॉडी ऑलरेडी इन मोशन द फोर्स में बी एक्सेलरेट इट। यदि बॉडी पहले से मोशन में है तो फोर्स आने से वो एक्सेलरेट हो जाएगा, और यदि वो रेस्ट में है तो फोर्स के वजह से वो मोशन में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इट में रिटार्ड द मोशन ऑफ बॉडी। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो मोशन को हमेशा एक्सेलरेट ही करे, हो सकता है कि वो मोशन को स्लो भी कर सकता है, रिटार्ड भी कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा it may retard the force already acting on a body, thus bringing it to rest or in equilibrium. We shall study this effect in chapter next 5 of this book. Possibilities इस पॉइंट का भी है कि जो एक्स्ट्रा फोर्स आप किसी बॉडी पे यूज कर रहे हैं वो किसी ऑलरेडी एक्टिंग बॉडी को रिटार्ड करने के लिए भी यूज हो सकता है, और बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए भी यूज हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का इट में गिव राइज टू द इंटरनल स्ट्रेसेस इन द बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स। वी शैल स्टडी दिस इफेक्ट इन द चैप्टर एनालिसिस ऑफ परफेक्ट फ्रेम ऑफ दिस। It may give rise to the internal stresses. Force एज ए एजेंट किसी बॉडी पे यदि अप्लाई होता है तो उस बॉडी का वो इंटरनल स्ट्रेस को भी डेवलप कर सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स की यदि हम बात करें, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इफेक्ट्स ऑफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी वी मस्ट नो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। Magnitude of force, for example 100 Newton, 50 Newton, 20 kilonewton, 5 kilonewton, etc. Next point है the direction of the line along which the force acts, कि फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ द फोर्स। नेचर ऑफ द फोर्स की यदि हम बात करें तो फोर्स बेसिकली 2 टाइप्स का हो सकता है, या तो वो पुलिंग फोर्स होगा या फिर वो पुशिंग फोर्स होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द पॉइंट एट विच द फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, कि वो फोर्स बॉडी के किस पार्ट पे एक्ट हो रहा है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। इससे आगे हम लोग अपने अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी का